उस सुबह कश्मीर की सड़कें शांत थीं, लेकिन उस खामोशी के नीचे मौत इंतजार कर रही थी। 14 फरवरी 2019 से ठीक पहले की ये कहानी है, जब कुछ चेतावनियां थीं, कुछ खतरे साफ दिख रहे थे और कुछ फैसले समय से पहले लिए जा सकते थे, लेकिन लिए नहीं गए। सीआरपीएफ का काफिला, सैकड़ों जवान, लंबी लाइन में चलती बसें, हर बस में एक भरोसा कि सिस्टम उन्हें सुरक्षित रखेगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास इनपुट था, आतंकी हमले की आशंका, आत्मघाती हमलावर, हाई रिस्क मूवमेंट। सवाल बस एक था, क्या ये चेतावनी समय पर पहुंची? फाइलों में अलर्ट दर्ज थे, संदेश भेजे गए, लेकिन जमीनी स्तर पर सुरक्षा वही है जो रोजमर्रा में होती थी। एयरलिफ्ट की मांग हुई थी, कहा गया था कि सड़क से भेजना खतरनाक है, पर लॉजिस्टिक्स, संसाधन और शायद लापरवाही, इन सब के बीच फैसला टलता चला गया। और फिर वो पल आया, एक कार, विस्फोट। सेकंडों में सब कुछ बदल गया। 40 जवान शहीद हो गए। देश स्तब्ध रह गया। सवाल गूंजने लगे, क्या इसे रोका जा सकता था? यह सिर्फ एक हमला नहीं था, ये उस देरी की कहानी थी जहां हर मिनट की कीमत जिंदगियों में चुकानी पड़ी, जहां राष्ट्रीय मनोबल और जवानों का भरोसा दोनों दांव पर थे। क्योंकि युद्ध सिर्फ सरहद पर नहीं लड़े जाते, कभी कभी वो फाइलों के बीच, फैसलों की देरी में और चुप्पी की कीमत पर हारे जाते हैं। दिल्ली की रात शांत थी। घड़ी ने 2 बजाए, लेकिन देश की सरहदों पर नींद बहुत पहले ही टूट चुकी थी। कुछ ही घंटों में एक ऐसा मिशन शुरू होने वाला था जिसका नाम इतिहास में दर्ज होना तय था, ऑपरेशन सिंदूर। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक संदेश था, एक जवाब जो शब्दों से नहीं, रणनीति और साहस से दिया गया। सब कुछ अचानक नहीं हुआ। कुछ हफ्तों पहले सीमा पार से आई एक खबर ने देश को हिला दिया। खुफिया एजेंसियों ने संकेत पकड़े, आतंकी ठिकानों में हलचल बढ़ रही थी। नए हथियार, नई घुसपैठ की योजना और एक बड़ा हमला। दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हुआ, फाइलें खुलीं, नक्शे बिछे, हर सूचना को परखा गया। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि हमला होगा या नहीं, सवाल था क्या भारत इस बार इंतजार करेगा या पहले वार करेगा। आखिरकार फैसला हुआ, जवाब दिया जाएगा, लेकिन खुलेआम नहीं, चुपचाप, सटीक और ऐसा कि दुश्मन समझ जाए भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करता, रणनीति बनाता है। मिशन को कोड नाम मिला ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर जो भारतीय संस्कृति में सम्मान, शक्ति और बलिदान का प्रतीक है। इस नाम के पीछे एक भावना थी। ये ऑपरेशन सिर्फ सैन्य नहीं, भावनात्मक भी था। रात के अंधेरे में विशेष बलों की एक टुकड़ी को तैयार किया गया। कोई शोर नहीं, कोई औपचारिक घोषणा नहीं, बस संकल्प। कमांड रूम में अंतिम ब्रीफिंग हुई। लक्ष्य स्पष्ट थे, सीमा पार स्थित वे ठिकाने जहां से देश के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। समय तय हुआ 0247 AM। क्यों? क्योंकि उस समय दुश्मन की चौकसी सबसे कम होती है। हेलीकॉप्टर की हल्की आवाज पहाड़ों के बीच गूंज रही थी। टीम को सीमा के पास उतारा गया। आगे का सफर पैदल था, हर कदम नपातुला, हर सांस नियंत्रित। थर्मल इमेजिंग डिवाइस से लक्ष्य की पुष्टि हुई, सिग्नल मिला, ग्रीन, और फिर पहली गोली चली। सब कुछ 15 मिनट के अंदर होना था। सटीक निशाना, तेज मूवमेंट और बिना किसी नागरिक नुकसान के। एक एक कर लक्ष्य ध्वस्त किए गए। दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिला। रेडियो पर सिर्फ एक शब्द गूंजा, सिंदूर कंप्लीट। मिशन सफल रहा। सुबह होने से पहले टीम सुरक्षित लौट आई। देश अभी भी सो रहा था, लेकिन सरहद पर इतिहास लिखा जा चुका था। कुछ घंटों बाद सरकारी बयान आया, भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों पर सटीक और सीमित कार्रवाई की है। नाम नहीं लिया गया, विवरण नहीं दिए गए, लेकिन संदेश साफ था। दुनिया ने ध्यान दिया। कुछ देशों ने संयम की अपील की, कुछ ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया, लेकिन सबसे बड़ा असर वहां हुआ जहां से साजिश शुरू हुई थी। अब उन्हें पता था, हर योजना का जवाब मिलेगा।
ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक कोड नहीं था, ये उन परिवारों के लिए जवाब था जिन्होंने अपनों को खोया था। ये उन सैनिकों के लिए सम्मान था जो हर दिन सीमा पर खड़े रहते हैं। और ये एक संकेत था, भारत बदल चुका है, अब वो सिर्फ सहता नहीं, सटीक जवाब देता है। आज भी ऑपरेशन सिंदूर के कई पहलू सार्वजनिक नहीं है, शायद कभी होंगे, शायद नहीं, लेकिन उस रात जब देश सो रहा था, कुछ जवानों ने अपने साहस से भारत के माथे का सिंदूर और गहरा कर दिया। क्योंकि युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं जीते जाते, कभी कभी चुपचाप लिए गए फैसलों से भी इतिहास बदल जाता है। ये था ऑपरेशन सिंदूर। कश्मीर, जिसे लोग जन्नत कहते हैं, जहां की वादियों में बहती ठंडी हवा, डल झील की लहरों पर तैरती शिकारें और बर्फ से ढकी पहाड़ियां हर साल लाखों सैलानियों को अपनी ओर खींचती हैं। लेकिन क्या हो जब इसी जन्नत की खामोशी अचानक गोलियों की आवाज से टूट जाए? सुकून से सन्नाटे तक। सुबह का वक्त था, डल झील के किनारे कैमरों की क्लिक, बच्चों की हंसी, पर्यटक अपनी यादें कैद कर रहे थे। किसी को क्या पता था, कुछ ही घंटों बाद यही जगह खौफ की दास्तान बन जाएगी। दोपहर के करीब अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। लोग भागने लगे, चीखें, अफरा तफरी, और कुछ ही मिनटों में सुकून का वो मंजर सन्नाटे में बदल गया। हमला कैसे हुआ? रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर पहले से इलाके की रेकी कर चुके थे। उन्होंने भीड़ भरे उस स्थान को चुना जहां ज्यादा से ज्यादा लोग मौजूद हों। यह हमला सिर्फ कुछ लोगों पर नहीं था, यह हमला था उस भरोसे पर जो लोग कश्मीर की खूबसूरती के साथ जोड़ते हैं। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। जम्मू और कश्मीर पुलिस और सेना ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया। घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा। लेकिन सवाल वही था, क्या यह सिर्फ एक आकस्मिक हमला था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी थी? कश्मीर, इतिहास और हिंसा की परछाई। कश्मीर की धरती जितनी खूबसूरत है, उसका इतिहास उतना ही जटिल। पिछले 3 दशकों में घाटी ने कई हिंसक घटनाएं देखी हैं। कभी सुरक्षा बलों पर हमला, कभी आम नागरिक निशाना बने। लेकिन पर्यटकों पर हमला, ये एक अलग संकेत देता है। क्योंकि पर्यटन कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हर साल लाखों लोग यहां आते हैं। होटल, टैक्सी ड्राइवर, दुकानदार, सभी की रोजी रोटी इन्हीं सैलानियों पर टिकी है। तो क्या यह हमला सिर्फ जान लेने के लिए था या घाटी की आर्थिक नब्ज पर वार करने के लिए? शक की सुई किस ओर? हमले के बाद कई संगठनों के नाम सामने आए। जांच एजेंसियों ने संभावित आतंकी नेटवर्क की पड़ताल शुरू की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भी मामले में एंट्री की। डिजिटल ट्रेल, कॉल रिकॉर्ड्स, लोकल सपोर्ट सिस्टम, हर एंगल से जांच की जा रही थी। क्योंकि ऐसे हमले अचानक नहीं होते, इनकी तैयारी होती है, महीनों की प्लानिंग होती है और अक्सर एक बड़ा संदेश छुपा होता है। आम लोगों की कहानी। एक स्थानीय दुकानदार ने कहा, हम नहीं चाहते कि कोई भी यहां डरे, यह हमारी रोटी है, हमारा घर है। एक पर्यटक परिवार जो किसी तरह बच निकला, उनकी आंखों में अब भी डर था। हम तो बस छुट्टियां मनाने आए थे। कश्मीर के लोग खुद इस हिंसा से थक चुके हैं। वो चाहते हैं कि घाटी फिर से सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाए, खबरों की सुर्खियों के लिए नहीं। सुरक्षा बनाम सुकून। हमले के बाद सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। चेकपोस्ट बढ़ा दिए गए, सीसीटीवी निगरानी तेज कर दी गई। लेकिन एक सवाल अब भी हवा में तैर रहा था, क्या सिर्फ सुरक्षा बढ़ा देने से डर खत्म हो जाएगा? पर्यटन पर असर साफ दिखा। बुकिंग्स रद्द हुई, होटल खाली होने लगे, जन्नत की तस्वीर पर एक बार फिर धुंध छा गई। क्या यह पैटर्न है? विशेषज्ञों मानते हैं कि पर्यटकों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदेश देने का एक तरीका हो सकता है। ऐसे हमलों का उद्देश्य सिर्फ स्थानीय नुकसान नहीं, बल्कि वैश्विक सुर्खियां पाना भी होता है। और यही सबसे खतरनाक पहलू है, क्योंकि डर गोलियों से ज्यादा तेजी से फैलता है। उम्मीद की लौ। कुछ हफ्तों बाद धीरे धीरे सैलानी फिर लौटने लगे। गुलमर्ग की ढलानों पर फिर से स्कीइंग हुई। डल झील में फिर से शिकारे तैरने लगे। घाटी ने एक बार फिर साबित किया,
वो सिर्फ दर्द की कहानी नहीं, हौसले की भी पहचान है। कश्मीर, जहां हर सूर्योदय एक नई उम्मीद लेकर आता है। लेकिन जब जन्नत निशाना बनती है तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं होता, सवाल होता है उस भरोसे का जिस पर एक पूरी दुनिया टिकी होती है। क्या घाटी कभी पूरी तरह बेखौफ हो पाएगी? क्या सैलानियों की हंसी फिर बिना डर के गूंजेगी? शायद जवाब वक्त के पास है। लेकिन एक बात तय है, जन्नत को डर से ज्यादा देर तक कैद नहीं किया जा सकता, क्योंकि कश्मीर सिर्फ खबर नहीं, एक एहसास है। गांव की कच्ची सड़क के किनारे एक बूढ़ा भिखारी रामलाल बैठा करता था। उसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी और शरीर पर जगह जगह फटे हुए कपड़े थे। हर दिन सुबह सुबह वो अपना छोटा सा कटोरा लेकर मंदिर के सामने बैठ जाता और राहगीरों से भीख मांगता। कुछ लोग उसे कुछ सिक्के डाल देते तो कुछ उसे दुत्कार कर आगे बढ़ जाते, लेकिन रामलाल ने कभी किसी को बुरा नहीं कहा। रामलाल की जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी थी भूख। कभी कभी पूरा दिन गुजर जाता, लेकिन पेट भरने के लिए 2 रोटी भी नसीब नहीं होती। उसकी आंखों में अक्सर अपनी बीती जिंदगी के दृश्य घूम जाते। एक समय था जब उसके पास अपना घर और खेत थे, लेकिन कर्ज के बोझ और हालात ने उसे सड़क पर ला खड़ा किया। एक दिन सुबह सुबह रामलाल ने तय किया कि वह मंदिर के अलावा बाजार की तरफ जाएगा, शायद कोई अतिरिक्त भीख मिल जाए। चलते चलते वह बाजार के किनारे बने पार्क के पास पहुंचा, जहां रोज अमीर लोग सैर करने आते थे। वहीं पर उसने एक चमचमाता काला बैग पड़ा देखा। रामलाल ने पहले इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। उसके कांपते हाथों ने धीरे धीरे बैग उठाया और खोला। जैसे ही बैग खुला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर ढेर सारे नोट भरे थे, पाइजर और 2 थान के नोटों की गड्डियां। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतने पैसे देखकर उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे। अगर ये पैसे मेरे हो जाएं, तो मैं कभी भूखा नहीं रहूंगा। मैं अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना सकता हूँ, कपड़े खरीद सकता हूँ, शायद कुछ दिन बाद ये भिखारी वाला जीवन छोड़ सकूं। लेकिन फिर उसके दिल के किसी कोने से एक आवाज आई, ये पैसे किसी और के हैं, किसी की मेहनत की कमाई है। संघर्ष और फैसला। रामलाल ने बैग को बंद किया और सोच में पड़ गया। वह जानता था कि इतने पैसे को देख कोई भी लालच में पड़ सकता है। उसकी हालत भी तो ऐसी ही थी। पेट की आग उसे इस पैसे को रखने के लिए मजबूर कर रही थी, लेकिन दूसरी ओर उसकी आत्मा उसे रोक रही थी। अगर मैं इस पैसे को रख लूंगा तो क्या मैं चैन से जी पाऊंगा? रामलाल की आंखों में उसकी मां की तस्वीर तैरने लगी। उनकी बातें आज भी उसके कानों में गूंज रही थी। बेटा, गरीबी में जीना सीख लेना, लेकिन बेईमानी कभी मत करना। आखिरकार रामलाल ने तय कर लिया, ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी दौलत थी और उसे इसे नहीं खोना था। रामलाल कांपते हाथों से बैग को कसकर पकड़कर पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ा। रास्ते में लोग उसे हैरानी से देख रहे थे, लेकिन रामलाल किसी की परवाह किए बिना अपने फैसले पर अडिग रहा। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसने कांस्टेबल को पूरी घटना बताई और बैग उनके हवाले कर दिया। पहले तो पुलिस वालों को यकीन नहीं हुआ कि एक भिखारी ने इतने सारे पैसे लौटा दिए हैं। इंस्पेक्टर ने बैग की जांच की और पाया कि बैग में करीब 5 लाख रुपए थे। इंस्पेक्टर ने हैरानी से पूछा, तुमने इतना पैसा क्यों नहीं रखा रामलाल? ये तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता था। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, साहब, भूखा रहना मंजूर है, लेकिन बेईमानी की रोटी मुझे नहीं चाहिए। मेरी मां ने मुझे सिखाया था कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। किस्मत का इनाम। इस घटना की खबर जल्दी ही पूरे शहर में फैल गई। स्थानीय मीडिया ने रामलाल की ईमानदारी को सराहा और लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। कुछ ही दिनों बाद बैग के असली मालिक को ढूंढ लिया गया। वह एक बिजनेसमैन था जो अपनी व्यस्तता में बैग भूल गया था। जब उसे बैग वापस मिला तो उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। आपने मेरी मेहनत की कमाई को बचाया है रामलाल जी, मैं इसका बदला कैसे चुका सकता हूं? रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए साहब, बस आपसे यही विनती है कि जरूरतमंदों की मदद करें। लेकिन बिजनेसमैन ने रामलाल की यह विनती अनसुनी नहीं की। उसने रामलाल के लिए एक छोटा सा घर बनवाया जहां वह चैन से रह सके। इसके अलावा उसने रामलाल को अपनी कंपनी में चौकीदार की नौकरी भी दे दी ताकि वह अपनी मेहनत से कमाकर इज्जत की जिंदगी जी सके। अब रामलाल की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी।
उसके पास सिर छुपाने के लिए एक छत थी, खाने के लिए भरपेट भोजन और इज्जत से कमाई गई नौकरी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके दिल में संतोष और आत्मसम्मान था। लोग रामलाल की कहानी को ईमानदारी की पहचान के रूप में याद करने लगे। उसका नाम उन लोगों में गिना जाने लगा जिन्होंने साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई और ईमानदारी कभी नहीं हारती। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि पैसे से इंसान की असली कीमत नहीं आंकी जा सकती। सच्ची दौलत वो होती है जो हमारे दिल और आत्मा में बसी होती है, और वह है ईमानदारी और सच्चाई। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। उसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। वह हमेशा सोचता था कि वह कुछ बड़ा नहीं कर सकता। गुरुजी की सीख। गांव के स्कूल में एक बुजुर्ग शिक्षक थे जिन्हें सब प्यार और सम्मान से गुरुजी कहते थे। गुरुजी ने मोहन की आंखों में छिपे डर को पहचान लिया। एक दिन उन्होंने मोहन को बुलाया और एक खाली कांच का ग्लास और एक बड़ा पत्थर दिखाया। गुरुजी ने पूछा, अगर मैं इस ग्लास में पानी भर दूं और फिर इस पत्थर को डालूं तो क्या होगा? मोहन ने कहा, ग्लास टूट जाएगा या पानी बाहर बह जाएगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। अब सोचो, अगर तुम्हारा मन एक ग्लास की तरह है और डर, असफलता और संदेह उसमें भरे हुए हैं, तो क्या आत्मविश्वास रूपी पत्थर उसमें से समा पाएगा? मोहन चुप हो गया। गुरुजी ने आगे कहा, डर को बाहर निकालो, तभी आत्मविश्वास आएगा। विश्वास की ताकत को कभी कम मत समझो। विश्वास की परीक्षा। कुछ महीनों बाद गांव में एक दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई। मोहन ने भाग लेने का निर्णय किया, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। फिर भी गुरुजी के शब्द उसे याद थे, डर को बाहर निकालो और खुद पर विश्वास रखो। दौड़ शुरू हुई। मोहन ने पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू किया। उसके पैर दर्द कर रहे थे, सांस फूल रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंत में वह पहला स्थान पाने में सफल हुआ। सीख। मोहन ने उस दिन सीखा कि अगर खुद पर विश्वास हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। डर को हराना ही असली जीत है और आत्मविश्वास ही। शहर की सबसे व्यस्त सड़क के किनारे एक पुरानी सी किताबों की दुकान थी। उस दुकान की अलमारियों में धूल जमी रहती, लेकिन उनमें ऐसे किस्सों की खुशबू कैद थी जो समय से भी ज्यादा पुराने थे। वहीं अक्सर एक लड़की आती थी, नाम था अनन्या। उसकी आंखों में हर बार एक नई कहानी जन्म लेती दिखती। उसे नए उपन्यास नहीं, बल्कि पुराने पीले पन्नों वाली किताबें पसंद थीं। उन किताबों में उसे अपने दिल की आवाज सुनाई देती थी। दूसरी ओर था आरव, एक शांत स्वभाव का लड़का जो उसी दुकान में काम करता था। वह कम बोलता, लेकिन किताबों से बहुत बातें करता था। हर किताब को हाथ में उठाकर वह उसकी खुशबू पहचान लेता था, जैसे कोई अपने पुराने दोस्त को पहचान ले। आरव ने अनन्या को कई बार आते देखा था, लेकिन उसने कभी कोई पहल नहीं की। वह बस दूर से देखता, किताबें पलटती उसकी उंगलियां, माथे पर गिरती उसकी लटें और होठों पर बसी हल्की सी मुस्कान। एक शाम बारिश होने लगी। अनन्या भीगी हुई दुकान में घुस आई। कपड़ों से पानी टपक रहा था और बाल उसके चेहरे से चिपक गए थे। आरव ने बिना कुछ कहे उसे एक पुराना रुमाल पकड़ा दिया। धन्यवाद। उसने पहली बार आरव की ओर देखा और कहा, किताबें बारिश से जल्दी बीमार पड़ जाती हैं। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। उस दिन के बाद बातें शुरू हो गईं। पहले किताबों पर, फिर जिंदगी पर और धीरे धीरे दिल पर। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी कॉफी के बहाने, कभी कविताओं के नाम पर, तो कभी यूं ही शहर की गलियों में। अनन्या एक लेखिका बनना चाहती थी, जबकि आरव का सपना था कि उसकी अपनी एक लाइब्रेरी हो। दोनों के सपने अलग थे, लेकिन रास्ता एक ही बनता जा रहा था। दोनों ने एक दूसरे में अपने सपनों की झलक देख ली थी, पर कहानी वहां मोड़ लेती है जहां हर प्रेम कहानी लेती है। अनन्या की नौकरी किसी और शहर में लग गई। बहुत बड़ी चांस थी जिसका इंतजार उसने वर्षों से किया था। वह खुश थी, लेकिन आंखों में डर भी था, आरव को खोने का डर। वे दोनों दुकान के सामने खड़े थे, वही जगह जहां पहली बार बातें शुरू हुई थीं। तुम जाओगी? आरव ने धीमे से पूछा। हाँ, लेकिन दिल यही छोड़ जाऊंगी। अनन्या की आवाज कांप गई। आरव मुस्कराया, लेकिन उसकी आंखें भीग चुकी थीं। दिल चीज नहीं है जो छूट जाए, दिल तो वो है जो साथ चलता है, चाहे मीलों दूर हो। दूरी बढ़ी पर बातें नहीं रुकी। खत
कॉल और अधूरी कविताएं, इन सब में उनका प्यार जिंदा रहा। हर रात आरव दुकान का शटर बंद कर अनन्या के भेजे शब्द पढ़ता और अनन्या अपने कमरे में बैठकर उसी दुकानदार के बारे में नई कहानी लिखती। सालों बाद जब वह लौटी, उसी पुरानी गली में वही किताबों की दुकान फिर से सजी हुई मिली, लेकिन इस बार बोर्ड पर लिखा था अनन्या लाइब्रेरी, प्रेम और कहानी का घर। उसे अंदर से आवाज आई, अपनी कहानी ढूंढ रही हो या अपनी मोहब्बत? आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान लेकर उसने जवाब दिया, दोनों। और शायद मैं दोनों से कभी अलग थी ही नहीं। और उस पल सारी अधूरी धूप पूरी मोहब्बत में बदल गई। दूर रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां हसन नाम का एक गरीब लेकिन नेक दिल युवक रहता था। उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, पर उसका ईमान बहुत मजबूत था। वह रोज सुबह नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह मुझे सही राह दिखाना और सब्र की ताकत देना। एक दिन गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोग निराश होने लगे। कई लोगों ने शिकायत करनी शुरू कर दी कि अल्लाह ने उन्हें भूल गया है, लेकिन हसन ने सब्र नहीं छोड़ा। वह रोज दूसरों की मदद करता, बुजुर्गों को पानी लाने में मदद करता और लोगों को धैर्य रखने की सीख देता। एक शाम जब वह नमाज के बाद मस्जिद के बाहर बैठा था, तो एक अजनबी बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें कई दिनों से देखा है, सब निराश है, लेकिन तुम नहीं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हसन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डर तो लगता है, लेकिन मुझे मेरे रब पर पूरा यकीन है। वह जो करता है हमारे भले के लिए करता है। बूढ़ा आदमी उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और उसे गांव के बाहर एक जगह दिखलाई। वहां जमीन के नीचे एक पुराना झरना था, जो सूखे के कारण छिप गया। जब लोगों ने उसे खोदा तो मीठा पानी निकल आया। पूरा गांव खुश हो गया। लोगों ने अब समझा कि हसन का सब्र और अल्लाह पर यकीन ही असली दौलत है। उस दिन के बाद गांव में फिर से हरियाली लौट आई और सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। सीख, जो इंसान सब्र और यकीन का दामन नहीं छोड़ता, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। आरव एक छोटे शहर में रहने वाला एक युवा लड़का था, जो हमेशा बड़े सपने देखता था। उसका सपना था कि वह एक सफल एथलीट बने, लेकिन आरव की सबसे बड़ी समस्या थी उसका आलस्य और ध्यान की कमी। वह कभी कभी मेहनत करता, फिर कुछ दिनों तक बिल्कुल अभ्यास नहीं करता। एक दिन आरव के कोच ने उसे समझाया, सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर मेहनत करते हैं। आत्मानुशासन सबसे बड़ा हथियार है। कोच की यह बात आरव के मन में बैठ गई। उसने तय किया कि अब वह खुद पर काम करेगा और एक सख्त रूटीन अपनाएगा। हर सुबह आरव तय समय पर उठने लगा, बिना किसी बहाने के। वह रोज 5 किलोमीटर दौड़ता, फिर एक्सरसाइज करता और अपने खाने पीने का भी ध्यान रखने लगा। शुरू में यह सब करना मुश्किल था। कभी उसका मन हार मानने को कहता, कभी वह थक जाता, लेकिन हर बार वह खुद को याद दिलाता कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसका स्टैमिना बढ़ गया, उसकी गति तेज हो गई और आत्मविश्वास भी दोगुना हो गया। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद आरव ने राज्य स्तर की दौड़ में पहला स्थान हासिल किया। यह जीत सिर्फ उसकी शारीरिक ताकत की नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मानुशासन और निरंतरता की भी थी। उसने महसूस किया कि नियमितता और समर्पण ही असली सफलता की कुंजी है। आज आरव न केवल एक सफल एथलीट है, बल्कि वह युवाओं को भी प्रेरित करता है कि वे अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अनुशासन और निरंतरता को अपनाएं। एक बार की बात है, एक गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन हर छोटी असफलता पर निराश हो जाता था। जब भी कोई समस्या आती, वह सोचता कि उसका भाग्य ही खराब है। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, जीवन में समस्याएं तो आएंगी, लेकिन तुम उन्हें कैसे देखते हो, वही तुम्हारी सफलता तय करेगा। उन्होंने रमेश को 2 गिलास पानी दिखाए, एक आधा भरा हुआ और दूसरा आधा खाली। फिर पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? रमेश ने तुरंत कहा। ये एक बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, यही तो अंतर है सकारात्मक और नकारात्मक सोच में। जो व्यक्ति आधे भरे गिलास को देखता है, वह आशावादी होता है। वह बाकी को भरने का प्रयास करता है। लेकिन जो खाली हिस्से को देखता है, वह केवल शिकायत करता है और प्रयास करना छोड़ देता है। रमेश को बात समझ में आ गई। उसने ठान लिया कि अब से वह हर समस्या में अवसर तलाशेगा।
जब अगली बार उसे व्यापार में नुकसान हुआ तो उसने हार मानने के बजाय नए तरीके आजमाए। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी और उसका व्यापार भी सफल होने लगा। सकारात्मक सोच न केवल हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है बल्कि